इस अमेरिकी एजेंट की कहानी तो आपने सुन ली थी, लेकिन आज जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसने भी अमेरिका, हिंदुस्तान और बरतानवी राज को हिला कर रख दिया। कोई उसे ब्रिटिश MI6 का एजेंट कहता तो कोई ISI का, कोई जिहादी कहता तो कोई फसादी, कोई लीडर मानता तो कोई घात लगाकर शिकार करने वाला भेड़िया। पैदा वो बरतानिया में हुआ मगर है पाकिस्तानी, अंग्रेजी फरफर बोलता है मगर अंग्रेजों का दुश्मन है, हथियार चलाना जानता है मगर लड़ता दिमाग से है। कुल मिलाकर बोलें तो सो इंटेलिजेंट, सो ब्रिलियंट, सो क्लेवर, बट ही इज जस्ट लाइक अस। तो कौन है वो? इसे समझने के लिए हमें कराची के इलाके गडाब चलना होगा। कराची पुलिस एक कब्र को घेरे खड़ी है। यहां एक ऐसी लाश मिली है जिसका सर अलग पड़ा है और जिस्म भी 9 टुकड़ों में है। ये ऐसे शख्स की लाश है जिसने कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वॉशिंगटन, वॉशिंगटन से लंदन और लंदन से इसराइल सबको हिलाकर रख दिया है। क्योंकि ये लाश है अमरीकी सहाफी की, जो था तो यहूदी मगर समझा उसे बरतानवी एजेंट गया था। जी हां, डैनियल पर्ल। उधर इंडिया में धमाकों की गूंज है और इधर पाकिस्तान के ऐवान सदर में फोन की घंटियां बज रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी को बताया गया कि आपसे हिंदुस्तान के वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी बात करना चाहते हैं। जरदारी लाइन पर आए तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज में गुस्सा और करश थी। जरदारी से कहा, आपने जो करना था कर लिया, अब जंग के लिए तैयार हो जाएं, हमारी फौज चढ़ाई करने वाली है। You have left us with no choice except of military action. So be ready now. फिर यही कॉल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी को भी की गई। Yes. Enough. Enough. अब पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने तैयारी पकड़ ली। सरहद पर हलचल देखकर हिंदुस्तानी फौज में भी टेंशन बढ़ गई। दोनों तरफ माहौल बिगड़ गया। जंग शुरू होने वाली थी कि अगले ही घंटे में पता लगा कि यह कॉल भारतीय वजीर खारजा की नहीं थी बल्कि एक बरतानवी नंबर से की गई थी। तो किसने की थी यह कॉल? वो था अमरीकी जर्नलिस्ट पर्ल के कत्ल के इल्जाम में हैदराबाद जेल में बैठा अहमद उमर सईद शेख। वो ये चाहता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग हो, और ये सिर्फ उमर शेख नहीं चाहता था, बुनियादी तौर पर अलकायदा भी ये बात चाहती थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग हो। जब दोनों तरफ से रवाबित हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान की वजारत खारजा में, तो मालूम पड़ा कि ऐसी तो कोई कॉल नहीं की गई सरकारी सतह पे। अब तहकीकात शुरू हुई कि जब ये सरकारी हुक्काम नहीं है तो फिर ये कौन है। अब वो लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी घूम फिर के आ जाती है हैदराबाद जेल की दीवार पे। तो फिर ये जेल के अंदर जाते हैं और फिर जब उसके बाद इसकी परतें खुलना शुरू होती हैं तो जेल में कैद बहुत सारे कैदियों से होते होते वो कहानी जाकर खुलती है उमर शेख की बैरक। क्योंकि वो देखें जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ था, कंप्यूटर का इस्तेमाल जानता था, किस तरह से चीज़ें हैक की जाती हैं, ये सब चीज़ें उसको पता थी। आज जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश बॉर्न था तो उसको ये चीज़ें पता थी और वो वहाँ रहते हुए उसने ये सारे काम किए। लेकिन जेल का स्टाफ भी उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता जिस तरह आम कैदियों को करते हैं, या थ्रेट करना या धमकी देना, और वो बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक चलता था। ये नहीं था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सहूलतें मांग रहा हो। अब उमर शेख की बैरक में तहकीकाती इदारे जब पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने कोई इस तरह की कॉल की है, वो बिल्कुल इनकार करता है कि भाई कोई कॉल नहीं की और मेरा किसी कॉल से लेना देना नहीं है, मैं तो जेल में कैद हूँ, मुझे क्या मालूम। अब वो मोबाइल तो थे, लेकिन जब तलाशी हुई तो जिस जगह पे उसको रखा गया था वहाँ वो मोबाइल नहीं थे, और तहकीकाती इदारे एक बार फिर मायूस हुई है कि ये हो क्या रहा है। मैं कहता हूँ ये अजीब कैरेक्टर था, क्योंकि इसके रंग इतने ज्यादा थे कि मैं परेशान हो गया था इसको देखकर। मेरे कजन्स के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे, वो एक जगह लंदन में साथ में लुटन में थे ये लोग, तो इसके अजीब मिजाज थे। और ये यानी इसका ये कितनी अजीब कैरेक्टर था, ये आपको पता नहीं चलने देता था कभी भी किसी चीज का। यानी इसका जो दिमाग था वो हर एंगल से चल रहा होता था। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था अहमद उमर शेख जो है। और बात यह कि एक अच्छा किताबें पढ़ने वाला, एक नस्ताली, आप गुफ्तगू करेंगे तो आपको बहुत नस्ताली, बहुत नरम मिजाज,
जिसे कहते हैं आर्गूमेंट करने वाला, मुकालमा करने वाला आदमी नजर आएगा वो। अहमद उमर शेख को जेल में एक मुशक्कती भी मिला हुआ था। फिर तहकीकाती इदारों ने सोचा कि उमर शेख के बजाय ज़रा मुशक्कती से भी तहकीकात कर ली जाए, और जब मुशक्कती से पूछा गया, उसको डराया धमकाया गया, सारी चीज़ें हुई, तो फिर राज खुलता है कि बिल्कुल उमर शेख के पास मोबाइल फ़ोन्स भी मौजूद हैं, और सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, उसके पास 14 सिमें मौजूद हैं। और सिर्फ 14 सिमों की बात नहीं है, उसमें बरतानवी नंबर भी शामिल हैं। फिर उसके बाद मुशक्कती ने बताया कि बैरिक के बाहर जो एक दीवार है पुरानी सुर्ख ईंटों की बनी हुई, उसमें से एक ईंट ऐसी है जो खोखली है या खोखली कर दी गई है, और जब आप उस ईंट को निकालेंगे कि तो उसके अंदर से एक ख़जाना निकलेगा और उस मोबाइल फ़ोन का पता चलेगा जिसके ज़रिए ये कॉल्स की गई, और वो मोबाइल फ़ोन निकला, उसकी सिम्स निकली, और फिर उसके बाद तहकीकाती इदारों ने उस फ़ोन को अपने उसमें ले लिया। तो अहमद उमर सईद शेख से जब पूछा गया कि क्यों ये सब कुछ किया, तो उसने कहा कि मैं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग कराना चाहता हूँ। जैसा कि आज मशरिक़ वस्ता में मुसलमान, यहूदी और ईसाई के ज़ेर आताब हैं, फ़लस्तीनियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, इसी तरह उस वक्त बोस्निया के मुसलमानों को सर्ब ईसाई चुन चुन कर मार रहे थे। असल में बोस्निया के मुसलमानों की अक्सरियत ने रेफरेंडम जीतने के बाद अलग रियासत का ऐलान करते हुए वहां मुस्लिम सदर और वजीर आजम तैनात कर दिया था, मगर सर्बियन हुकूमत बोस्निया को अपने ज़ेरे इक़्तिदार रखना चाहती थी। इसीलिए सर्ब ईसाई फौज ने बोस्निया पर हमला कर दिया और मई से अगस्त तक 3000 मुसलमानों की जान ले ली, बल्कि जालिमों ने लाशों के साथ जिंदा बच्चों और खवातीन को भी दफन कर दिया। ये सब देखकर दुनिया भर के मुसलमानों का खून खौल रहा था। उन दिनों लंदन में मुसलमान काफी एक्टिव थे, और इन्हीं में से एक था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने वाला उमर सईद शेख, जिससे ये बर्दाश्त ना हुआ और वो बोस्निया के मुसलमानों की मदद को पहुंच गया। मगर परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उमर शेख को वहां बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे MI6 ने भेजा था, क्योंकि वो खुद उनका एजेंट था। बोस्निया में जब ये गया तो ये उस वक्त MI6 के लिए काम कर रहा था। ये MI6 के, वरना ये वापस नहीं आ सकता जो कारनामे इसने वहां पे किए, क्योंकि ये फ्रंट लाइन पर लड़ा है बोस्निया में। ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे थे। बोस्निया में जो लोग पाकिस्तानी या ब्रिटिश लड़के गए थे वो बैक फील्ड पर लड़ रहे थे या रिफाई कामों में थे, आप लोगों को पता नहीं चलने देंगे कि वो क्या कर रहे थे। ये वाइट बच्चा था जो फ्रंट लाइन पर बाकायदा तौर पे मार्कों में लड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द डे तो उसने MI6 को भी क्रॉस किया, और बुनियादी तौर पर अगर वो एजेंट था तो MI6 ये समझ रही थी कि वो उमर शेख को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये थी कि उमर शेख अपने मकासद के लिए MI6 को इस्तेमाल कर रहा था। कीप इन माइंड, बोस्निया में पूरी दुनिया से मुजाहिदीन आए हुए थे, ऐसा नहीं था। सो ब्रिटेन से जो लड़के गए हुए थे उसमें काफी पाकिस्तानी थे, जो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश लड़के हैं, यानी बरतानवी नजात जिनको कहते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहां पे थी। वो लोग यूजली जो थे वो रिफाही काम और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे थे। उस ज़माने में लंदन को लंदनिस्तान कहा जाता था, यानी अफ़गानिस्तान की मुनासबत से लंदनिस्तान। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जिहादी रहनुमा या जिहादी लोग लंदन में रहते थे। चूँकि 90 की दिहाई में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी जिहाद हो रहा था और उसकी सपोर्ट भी जारी थी, और उस ज़माने में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ख़ुद उसामा बिन लादेन का एक मरकज़ लंदन में मौजूद था, जो कि अलजायर में एक तहरीक उठी थी जो मुसल्ला पुरतशद्दद तहरीक में बदल गई थी, उससे रवाबित होते थे। यानी उस वक्त लंदन, सूडान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये एक नेक्सस था जहाँ पर आलमी जो जिहादी क़यादत थी वो लोगों से रब्ते करती थी। तो उस माहौल का यकीनी तौर पर वहाँ पर रहने वाले जो एक मुसलमान नौजवान थे उन पर भी असर पड़ता था। उमर शेख ने मसाजिद जाना शुरू किया, और वहाँ पर वो मसाजिद जो उन अरबों के ज़ेर असर थीं जो अफ़गानिस्तान और चेचनिया और अलजायर में होने वाले जो जिहाद था उसमें शामिल थे। मगर जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि उमर शेख हथियार चलाना जानता था मगर लड़ता अकल से था। इन जिहादी ग्रुपों में रहकर उमर शेख को एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में ही मुसलमान कमजोर पड़ रहे हैं। जमीन पर कलाबाजियां खाकर, चंद गोलियां चलाकर कुछ दुश्मनों को मार गिराना हल नहीं है। तो फिर हल क्या है? दुश्मन के दिल में अपना खौफ बिठाना। और यही हुआ जब इस शातिर दिमाग ने शतरंज की बिसात से निकलकर सुपर पावर्स को चेकमेट करने के लिए भारत में अपनी ढाई चाल चली। वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी जिहादी ग्रुप्स ने उमर शेख को लंदन से अफगानिस्तान भेज दिया था, जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि आगे चलकर अंग्रेजी जबान उसका हथियार और ज़हानत उसकी ढाल बनने वाली थी। अफगानिस्तान में उमर शेख से अलग अलग जिहादी तंजीमों के सरबराहान मिलने आते और उसकी शख्सियत से इंस्पायर भी होते।
दावा किया जाता है कि उमर शेख जिहादी तंजीम का हिस्सा बन गया था, मगर नहीं, वो तो अपना लश्कर बनाने की तैयारी कर रहा था। जितने भी लोग बाहर से कनेक्टेड टू किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत आते हैं, वो कभी भी अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत बाउंड नहीं कर सकते। ये उनके मफाद में भी नहीं और अमेरिका के बरतानिया के मफाद में नहीं है। आई वॉन्ट टू हैव एन ओपन हाउस पॉलिसी। क्यों? मैं सबको मिलना चाह रहा हूँ, मैं तो सबसे काम कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को बाउंड कर लेता हूँ सिर्फ एक चीज के लिए, तो उसके साथ फिर मेरा काम लिमिटेड हो जाता है। इसका मतलब है दूसरी, अगर अलकायदा मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं करने देगी, तो जब हम लोग आते हैं इस काम में तो हम ये शर्त रखते हैं कि मेरा जो है ताल्लुक, मैं दीन की मदद करने आया हूँ या मैं जहाद करने आया हूँ। बेसिकली वो तो मास्टरमाइंड था, वो तो अपना ग्रुप बनाकर वो कार्रवाइयाँ करता था जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में नज़र आता था। यानी उमर सईद शेख की जो कार्रवाई आप उठाते हैं वो आलमी सतह की थी, और इसका पस मंज़र बुनियादी तौर पर यह है कि ये उमर सईद शेख से लेकर, यानी उमर शेख से लेकर अहमद फ़ारूक तक, ये जितने कैरेक्टर्स हैं इनकी वो कार्रवाइयाँ हैं जिनका एक आलमी सतह पर भी असर नज़र आता है। और इसको फ़िक्री ग़िज़ा जो मिलती है वो डॉक्टर अब्दुल्ला अज़्ज़ाम और उसामा बिन लादेन के आलमी जिहाद के नज़रिए से मिलती है। यानी एक ऐसी कार्रवाई जिसके नतीजे में अमेरिका भी नोटिस लेने पर मजबूर हो, उसके शहरियों में भी खौफ फैले और उसकी जो एक अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया जाए। यहाँ उमर शेख के दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी बढ़ रही थी और भारत में मुसलमानों पर जुल्म। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की जा चुकी थी। वो कहानी आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। मगर इससे भी बुरा बर्ताव कश्मीरी मुसलमानों के साथ हो रहा था और फिर उमर शेख भारत पहुंच गया। यहाँ उमर शेख का नाम था रोहित शर्मा। यूपी के शहर गाजियाबाद में उसने एक घर रेंट पर लिया। वैसे आपको क्या लगता है उमर शेख यहाँ क्यों आया होगा? दाढ़ी रखने पर कत्ल करने वालों को मारने नहीं आया था, वो तो उसके लिए पीनट्स थे। उमर शेख तो भारत में बैठकर अमेरिका और लंदन को हिलाने आया था। एक शाम वो बार में गया, शराब वो पीता नहीं था, दूध का गिलास हाथ में था। लंदन का एक गोरा पॉल ये देखकर हैरान हुआ और उमर शेख से दूध के फवाइद पूछने चला आया, या यूं समझ लीजिए कि जाल में फंसने आ गया। उमर ने बताया कि वो भी एक ब्रिटिश ही है। बातों ही बातों में शेख ने उसे शीशे में उतार लिया। पॉल भी उमर की तरह शतरंज का शौकीन था। अगली मुलाकात में उसने बाकी दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस कराया। उमर शेख ने टूरिस्ट से कहा कि कुछ ही दिनों पहले उसके अंकल की डेथ हो गई है, मगर मरने से पहले वो एक गांव उसके नाम पर छोड़ गए, यहीं पास में सहारनपुर। टूरिस्ट चाहें तो सैर कर सकते हैं। दोनों गोरे मान गए। इसका एक्सेंट और उसका रहन सहन, कल्चर भी समझता था। He always used to, इसको पता था कि मिक्स मिंगल कैसा होना है। पार्टी कर चुका था पहले, इसकी लाइफ जो थी वो पार्टी वाली लाइफ थी, तो उसको ये भी पता था। ये और शुरू से दीनदार नहीं था, ये पहले पार्टी वार्टी बहुत की, क्लब बहुत किया ये। सो इसको ऑलरेडी पता था कि ये पार्टी सीन क्या होता है, किस तरह लूवर के आता है। तो वो बैठ के चेस भी खेलता था उनके साथ, बोर्ड गेम में बहुत अच्छा था। ये चेस में बहुत, चेस का मास्टर है ये, मास्टर ऑफ चेस। तो ये इसलिए उनको लेट्स प्ले चेस उनको बिठाता था। देन तो वो ही लूर यू एंड देन स्पीक ब्रिटिश लैंग्वेज, लेट्स गो पार्टी माइक। 16 अक्टूबर 1994 को सहारनपुर के गांव में शतरंज की बिसात बिछी थी। कहकहे लग रहे थे, लेकिन अचानक माहौल में सन्नाटा छा गया जब दोनों गोरों ने अपने सर पर बंदूक की नाल महसूस की। डोंट मूव, यू आर किडनैप माय फ्रेंड्स। इससे पहले 29 सितंबर को उमर शेख एक ऑस्ट्रेलियन रीस पार्ट्रिज को गायब कर चुका था, मगर ये काफी नहीं थे क्योंकि सुपर पावर को भी तो हिलाना था। इसीलिए 3 दिन बाद अमेरिकन लेडी बेलनस को गाजियाबाद से उमर शेख ने अगवा कर लिया। अब 2 ब्रिटिश, एक ऑस्ट्रेलियन और एक अमेरिकन उमर शेख के पास थे और बदले में चाहिए थी इज्जत के साथ कश्मीर के 10 फ्रीडम फाइटर्स की रिहाई जो कि भारत की तिहाड़ जेल में कैद थे। उमर शेख वीडियो बनाकर रिलीज कर चुका था। भारत कांप रहा था, अमेरिका और बरतानिया का दबाव बढ़ रहा था। मगर फिर 31 अक्टूबर की सुबह गाजियाबाद पुलिस एक डकैत को साथ लेकर उसके साथियों को ढूंढते ढूंढते उस घर में घुस गई जहां बेला कैद थी। पुलिस ने उसे बाजियाब कराया। बेला ने बताया उमर अभी अभी घर से निकला है, वो उसे खाना खिलाने के लिए मनाने आया था क्योंकि बेला ने भूख हड़ताल कर रखी थी। पुलिस ने रास्ते में उमर शेख को घेर लिया। मुकाबले के दौरान वो और उसका ड्राइवर पकड़ा गया। उधर सहारनपुर में कैद बाकी 3 अंग्रेजों को भी छुड़ा लिया गया। ये वो सुबह थी जब भारत की तिहाड़ जेल के दरवाजे खोल दिए गए। उमर शेख के कदम एक बार फिर जेल से बाहर आ गए। अदालत ने रिलीज नहीं किया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को अपनी नाअहली की वजह से घुटने टेकना पड़ गए। आपको याद है काठमांडू से दिल्ली जाने वाली परवाज को कैसे हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था? वो वाकया आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। उमर सईद शेख, मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर बदले में रिहा कर दिए गए थे। 2000 की सदी शुरू हो रही थी।
और उमर शेख एक बार फिर कैदी बनने जा रहा था। गलत समझ रहे हैं आप, मैं मोहब्बत का कैदी बनने की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उमर शेख की शादी हो गई और दुल्हन बनी इंग्लिश में एमए करने वाली सादिया रऊफ। और अगले ही साल उमर शेख एक बच्चे का बाप बन गया। तो क्या समझे, जिंदगी बदल गई, मकसद बदल गया, जुनून खत्म हो गया। अभी तो कहानी शुरू हुई है बॉस। इंट्रो याद है? वो 1 लाश, 10 टुकड़े, अमरीकी सहाफी, CIA का एजेंट। 9/11 हमलों के बाद दुनिया भर के हालात बदल गए थे। अमेरिका ने रस्सी कसी हुई थी और अमरीकी मुखालिफ जिहादी ग्रुप भी ढील नहीं दे रहे थे। मुशर्रफ की हुकूमत थी और अमेरिका पाकिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में डैनियल पर्ल नामी एक शख्स की अपनी प्रेग्नेंट बीवी मारियान के साथ पाकिस्तान में एंट्री होती है। ये अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ थे। उनका दफ्तर भारतीय शहर मुंबई में था, मगर पाकिस्तान आने का मकसद था इनसे मिलना। मिलिए आप भी, ये हैं पीर मुबारक अली शाह गिलानी। मगर पीर खानदान के चश्मो चिराग का 9/11 हमलों और जिहादी ग्रुप से क्या ताल्लुक जो डैनियल पर्ल इनकी तलाश में निकले थे? इसकी वजह है ये है रिचर्ड कॉलमन रेड उर्फ शू बम्बार। ये स्ट्रीट क्रिमिनल था और जेल में इस्लाम कबूल करके जिहादी ग्रुपों से ताल्लुक बना लिया। हाँ, शू बम्बार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान इसे बारूदी जूते दिए गए, जो पहनकर ये पेरिस से फ्लोरिडा जाने वाली परवाज में सवार हो गया। ये बात है 22 दिसंबर 2001 की, जब ये अपने जूतों के फीते को माचिस से जलाकर जहाज तबाह करने की कोशिश कर रहा था। मगर इस दौरान मुसाफिरों ने इसे काबू कर लिया। ये पकड़ा गया, इसे सजा भी हो गई। मगर सवाल ये बनता है कि इसका हमारी स्टोरी से क्या ताल्लुक? कहा यह जाता है कि रिचर्ड कॉलविन मुबैना तौर पर लाहौर में कायम पीर मुबारक अली शाह गिलानी के मरकज में कुछ अरसे क़याम पजीर रहा था और डैनियल पर रिचर्ड यानी शू बम्बार की स्टोरी पर काम कर रहा था। इसी सिलसिले में उसे पीर मुबारक अली शाह गिलानी का इंटरव्यू करना था। उधर दूसरी तरफ यह ख्याल था कि डैनियल पर्ल CIA का एजेंट है। ना, बिल्कुल नहीं था। जो मैंने ना कहा है ये बेस्ड ऑन मेरा जाती इन्वेस्टिगेशन कहा है, जैसे जिसको मैंने, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि ये पहला हाई प्रोफाइल केस था पाकिस्तान, स्पेशली कराची का। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ एजेंट्स के होते हैं ऐसे कि या तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते या कुछ और उनकी हिसाब किताब होता है। तो मैंने उसको हर तरह से, हर एंगल से जांचा। वो जो भी था, मगर उसे फांसने का प्लान फिक्स हो गया था। किसने किया और कैसे किया अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहानी में आगे होता यह है कि पर्ल अपने साथ काम करने वाले एक पाकिस्तानी सहाफी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी सोर्सेस से मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात का बंदोबस्त करवाए। वो पाकिस्तानी सहाफी कौन था मैं जानता हूं, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस वक्त इस केस की वजह से पाकिस्तानी सहाफियों को बड़ी इन्वेस्टिगेशंस भुगतना पड़ी थी। अब तो वो इस केस पर बात भी नहीं करना चाहते। मैंने कोशिश की थी, मगर बहरहाल उस पाकिस्तानी सहाफी ने जिहादी ग्रुपों में अपनी सोर्सेस को फोन खड़खड़ाए। सोर्सेस ने 11 जनवरी को रावलपिंडी के अकबर होटल में एक शख्स से मीटिंग फिक्स करा दी। वो शख्सियत आई, मुलाकात हुई। फरफर अंग्रेजी बोलने के साथ बातों में उलझाने की कमाल महारत रखने वाली शख्सियत से डैनियल पर्ल बहुत मुतासिर हुआ और रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी तरह पीर मुबारक अली शाह गिलानी से मीटिंग फिक्स करा दे। और इस शख्सियत ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो खुद पीर साहब का ही मुरीद है। इन शख्सियत ने अपना नाम चौधरी बशीर अहमद शब्बीर बताया था, मगर वो जो बताता है वो निकलता नहीं, वो जो कहता है वैसा होता नहीं, क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद अहमद उमर सईद शेख था, जो पीर साहब का मुरीद बनकर पर्ल से मिला। जिसके बाद पर्ल के अगवा का प्लान तैयार कर लिया गया, मगर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक गैंग बनाना था। उमर शेख ने पुराने साथियों को फोन घुमाए। इनमें से कुछ वो थे जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के दौरान साथ थे और कुछ वो जो जेल में दोस्त बने, मगर अब वो सारे मुख्तलिफ जिहादी ग्रुपों का हिस्सा बन चुके थे। उमर शेख ने उन सबको इकट्ठा करके एक नया गैंग बना लिया। मगर ये सब कराची में ही एक्टिव थे, किसी और शहर में कार्रवाई करना मुश्किल था। इसीलिए किसी भी तरह डैनियल पर्ल को कराची लाना था। उमर शेख ने कराची के अलग अलग मकामात पर इनसे मुलाकातें की, सबको उनकी जिम्मेदारियां समझाई। अब मसला ये था कि पर्ल को अगवा करके रखा कहां जाएगा। एक साथी ने मशवरा दिया कि कराची के इलाके पापोश नगर में उसका घर है, वहां रख लेते हैं। उमर शेख ने मना कर दिया। फिर दूसरे ने बताया कि उसका एहसनाबाद में एक खाली कंपाउंड है जहां आसपास कोई आबादी नहीं है। बस जगह फिक्स हो गई। अब डैनियल पर्ल के कंप्यूटर पर nobadmuash@yahoo.com के एड्रेस से एक ईमेल रिसीव होती है। ये चौधरी बशीर, मेरा मतलब उमर शेख की ही थी, जिसमें लिखा था कि मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात कराची में हो सकती है।
उमर शेख ने एक शख्स का नंबर भी ईमेल में दर्ज कर दिया और हिदायत की कि पल उस नंबर पर कॉल करे, वो पीर गिलानी से मिलवा देगा। ये नंबर उमर शेख के अपनी गैंग के मेंबर का था। जाल तैयार था। पल अपनी वाइफ के साथ इस्लामाबाद से कराची आ गए। यहाँ वो डिफेंस जमजमा में वॉल स्ट्रीट की ही जर्नलिस्ट असरा नोमानी के घर ठहरे। असरा नोमानी जो उनके साथ थी, उनका एक किरदार, पुलिस भी कहती है कि एक मशकूक किरदार था, लेकिन वो उनके साथ क्लोज थी और कहा था कई प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रही हैं। और फिर उसके बाद असरा नोमानी भी यहाँ से चली गई और वो अमेरिका जाके सेटल हो गए और फिर वो भी पस मंज़र में चली गई, जिक्र नहीं आया। लेकिन जब डैनियल पल यहाँ आता था वो साथ उनके होती थी। लेकिन अब पल को भी कुछ घबराहट सी हो रही थी। पहले डैनियल पल ने उसी जर्नलिस्ट को फोन किया जिसने चौधरी बशीर यानी शेख उमर से मिलवाया था और पूछा कि पीर मुबारक गिलानी से मिलना खतरनाक तो नहीं होगा। जर्नलिस्ट ने जवाब दिया, अगर मुलाकात वीराने में नहीं है तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। उसी रोज पल ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के ऑफिसर रेंडाल बेनेट से मिलकर भी यही सवाल पूछा और उनका जवाब भी तकरीबन वही था कि वीराने में ना मिले। अब उसी रोज डैनियल पल CPLC के चीफ जमील यूसुफ से भी मिले और यही सवाल दोहराया, मगर जमील यूसुफ ने कहा कि वो किसी पीर मुबारक अली शाह गिलानी को जानते ही नहीं है, तो मिलना कैसा रहेगा ये भी उन्हें नहीं मालूम। शाम 6:30 बजे पल ने अपनी वाइफ मारियान को फोन किया और बताया कि उसे पीर मुबारक गिलानी से मिलवाने के लिए कॉल मौसूल हो गई है, वो मुलाकात के लिए रवाना हो रहे हैं। मैंने ये सवाल मैरियन से खुद भी किया था। मैंने कहा कि ये क्या मामला था कि ये तुम लोग पाकिस्तान में बोलते। दुख डैनियल वाज वेरी एम्बिशियस। एक तो उसको शौक था खुद से ये, और वो इतनी हाई अपने करियर की इतनी पीक पर था कि ही वाज डिसीजन मेकर। उसको जरूरत नहीं थी कि आपसे इंस्ट्रक्शन लेके जाने की, ही वाज डिसीजन मेकर। वो तो उसने बाद में पता चला कि व्हाट ही वाज डूइंग। उसने किसी के साथ भी ये शेयर नहीं किया था कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। डैनियल पल ने विलेज होटल पर आकर टैक्सी को रवाना कर दिया और यहाँ उन्हें पिक किया एक लाल ऑल्टो ने, जो शेख उमर के गैंग का कारिंदा साजिद जब्बार ड्राइव कर रहा था। ये गाड़ी पल को बिठाकर शारे फैसल की जानिब रवाना हो गई। गाड़ी के अतराफ मोटरसाइकिलों पर गैंग के बाकी अफराद भी साथ साथ चल रहे थे। उनमें कुछ लोगों की जिम्मेदारी पहले पहुंचकर कंपाउंड में रेडी रहना थी। कार पहुंचने से पहले बाइक पर अताउर रहमान ने कंपाउंड में पहुंचकर सिग्नल दिया कि मेहमान आने वाला है। जैसे ही कार एहसनाबाद के कंपाउंड के बाहर पहुंची तो अंदर मौजूद अफराद ने गेट खोल दिया। अब पल को कंपाउंड में लाया गया। अता ने कहा, अपने सारे कपड़े उतार दो। डैनियल पल अब तक यही समझ रहे थे कि ये सब कुछ उनकी पीर मुबारक अली शाह गिलानी से मुलाकात करवाने के लिए हो रहा है और ये सब कुछ सिक्योरिटी के पेश नजर है। पल ने कपड़े उतार दिए। मोबाइल फोन, वॉच, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वॉलेट और जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ उन लोगों के हवाले कर दिया। बदले में उसे पहनने के लिए ट्रैक सूट दिया गया। उसके बाद डैनियल पल को जंजीरों में जकड़कर वहां पड़े एक पुराने इंजन से बांध दिया गया। इधर असरा नोमानी के घर पर मौजूद मारियान परेशान हो रही थी। सुबह 6 बजे अमेरिकी कॉन्सुलेट के सिक्योरिटी ऑफिसर को आगाह किया गया कि पल अब तक नहीं लौटे। कराची पुलिस को इत्तला मिली। हूटर बजाती गाड़ियां तलाश करने निकल पड़ी। उस वक्त के स्पेशल ब्रांच के SSP दोस्त अली बलोच ने असरा के घर पर एक स्पेशल फोन लगवा दिया ताकि अगर तावान के लिए अगवा किया गया है तो मौसूल होने वाली कॉल वो भी सुन सके। अगले रोज सुबह 10 बजे एहसनाबाद के कंपाउंड में अताउर रहमान बुखारी पल के लिए नाश्ता लेकर पहुंचता है। पल ने कहा, अब उन्हें कोई इंटरव्यू नहीं करना, ना ही पीर गिलानी से मिलना है, वो जाना चाहते हैं। इनमें से एक ने पल को थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुम हमारी हिरासत में हो, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अब ऐसी बड़ी गलती होने वाली थी जिससे सारा प्लान चौपट हो जाता। उधर डैनियल पल के अगवा की खबर ने इस्लामाबाद से वॉशिंगटन सबको हिलाकर रख दिया था। अमेरिकी और पाकिस्तानी एजेंसियां भी एक्टिव हो गई थी। 2 दिन बाद यानी 25 जनवरी की सुबह उमर शेख की हिदायत के मुताबिक पर्ल को उस रोज का अंग्रेजी अखबार डॉन हाथ में दिया गया। तस्वीरें ली गईं जो कि आदिल नामी शख्स ने सदर में पहुंचकर सलमान और फहद नाम के 2 लड़कों को एक सफेद लिफाफे में लाकर दी। उनका काम था ये तस्वीरें स्कैन करके ईमेल करना। उमर शेख ने सख्ती से हिदायत की थी कि ईमेल के लिए अपना जाती कंप्यूटर इस्तेमाल मत करना। ये लड़के गुलिस्तान जौहर के नौमान ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट्स में पहुंचे और इंटरनेट कैफे से kidnapperguy@hotmail.com के एड्रेस से ईमेल सेंड कर दी, जिसका सब्जेक्ट था, अमरीकी CIA का एजेंट हमारी हिरासत में। बताया गया कि कौमी तहरीक बहाली खुद मुख्तारी पाकिस्तान ने CIA के ऑफिसर डैनियल पल को हिरासत में ले लिया है।
अगर अमेरिका रिहाई चाहता है तो FBI की हिरासत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को वकला और अहले खाना तक रसाई दी जाए। जितने भी पाकिस्तानी क्यूबा में हिरासत में हैं उन्हें वतन वापस भेजा जाए और उन पर यहां मुकदमा चलाया जाए। अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला ज़ईफ को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए। और फिर जवाब में अमेरिका की तरफ से सफाइयां आने लगी कि पल CIA का एजेंट नहीं है, वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट है, उसने कभी किसी के लिए कोई जासूसी नहीं की। उधर डैनियल पर्ल ने वॉशरूम जाने के बहाने फरार होने की कोशिश की मगर दबोच लिया गया। खैर 3 रोज गुजर गए मगर मुतालिबात नहीं माने गए। अब 28 जनवरी को उमर शेख ने सलमान और फहाद को मजीद तस्वीरें ईमेल करने के लिए कहा। इस बार लिखा गया कि पर्ल इस्राएली एजेंसी मुसाद का एजेंट है और अब भले अमेरिका मुतालिबात पूरे कर दे, पर्ल तो कत्ल किया जाएगा। इस ईमेल में सलमान और फहाद ने गलती कर दी। ईमेल कैफे से भेजने के बजाय अपने साथी कंप्यूटर से सेंड कर दी, यानी सुराग लगाने वालों को पहली कड़ी मिल गई। और बिलाखिर सलमान साकिब का सुराग मिल गया। पुलिस उसके घर पहुंची, हिरासत में लिया, कंप्यूटर पर तस्वीरें भी मिल गईं। सलमान ने कहा तस्वीरें उसने डॉन अखबार से डाउनलोड की हैं। पुलिस ने कहा अखबार में तो 4 तस्वीरें हैं, मजीद 2 तस्वीरें कहां से आईं? अब सारा मामला खुलने लगा। जो हाथ लगता गया पकड़ा गया। मालूम हो गया कि सारे गेम के पीछे उमर सईद शेख है। हमारे साबिक जो वज़ीर दाखिला थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में भी दाखिला के उमूर देखते थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो ननकाना साहब के थे। और चूँकि उमर शेख का भी जो आबाई ताल्लुक़ है वो ननकाना साहब से है। अब ब्रिगेडियर एजाज शाह इनके रिश्तेदार हैं या इलाके का ताल्लुक़ है, इस बारे में मेरे पास तो कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन उस गिरफ़्तारी में सबसे अहम किरदार ब्रिगेडियर एजाज शाह ने अदा किया। और उस वक्त उमर सईद शेख उनके घर चला गया था और आखिरी कुछ दिन उमर शेख ने वहाँ पर गुजारे और फिर इस तरह से गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और उमर शेख को फिर कराची पुलिस के हवाले किया गया। इस वक्त रुकने सूबाई असम्बली हैं फ़ारूक आवान, SSP थे, तो वो इस मामले की तहकीकात में वो भी शामिल थे। और जो डैनियल पर्ल कत्ल केस में बाकी लोग थे उनको उस वक्त के SSP फयाज़ खान ने गिरफ़्तार किया था। वो डैनियल पर्ल केस पे काम कर रहे थे। मगर अब डैनियल पर्ल का क्या किया जाए, जो उमर शेख के बनाए गए गैंग के पास था। इसी के कारिंदे अता और फजल करीम को पता चलता है कि अलकायदा पर्ल के मामले में दिलचस्पी ले रही है। अब यहां तफ्तीशकारों की अलग अलग राय है। एक की राय है कि इसी गैंग के सऊद, अता और फजल करीम ने 10 से 50 हजार डॉलर लेकर पर्ल को अलकायदा को बेच दिया। और दूसरे की राय है कि डॉलर लिए बगैर अपनी जान छुड़ाने के लिए पर्ल को अलकायदा के हवाले किया गया। जो भी था, अब इसी कंपाउंड का कब्जा बदनाम ज़माना दहशतगर्द खालिद शेख मोहम्मद के पास था। उसने अपने आदमियों से पर्ल की वीडियो बनाने का कहा। पर्ल को अब भी नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है, मगर चंद ही लम्हों में उसे खत्म करके वीडियो रिलीज कर दी गई। डैनियल पर्ल की लाश का पता कैसे चला ये मैं इंट्रो में बता चुका हूँ। मुलाकात का वक्त मस्जिद में तय होता था। आपस में जो नीचे लड़के काम कर रहे थे, शेख उमर नहीं, लेकिन जो उसके साथ जो उसके ग्रुप में काम लोग कर रहे थे, उनकी मुलाकातें मसाजिद में होती थी, किसी नमाज के दौरान हो गई, इस तरह से चीज़ें पुलिस की तरफ से जो चीज़ें सामने आई। और उसके बाद फिर एक दिन इत्तला आई कि शेख उमर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर उस गिरफ़्तारी के बाद फिर तफ्तीश शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलना शुरू हुई। वो किसी सऊद मेमन का जिक्र आया और फिर ये है किसी की निशानदेही पर फिर ये मालूम हुआ कि गुलशन मेमार, जो मेमार हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर एक वीराने में एक जगह दरियाफ्त हुई, एक बाग पार्क नुमा एक जगह थी, दरख्त वगैरह लगे हुए थे, एक फार्म हाउस टाइप छोटा सा जगह थी। और वहाँ लोकेट हुआ कि उसको पीसेस करके दफनाया गया। खैर खालिद शेख मोहम्मद को तो 2003 में गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया गया था, जो कि अब ग्वांतानामो बे में कैद है। हम उमर शेख पर वापस आते हैं, जो अब जेल में था और वहीं से बैठकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग का प्लान बना रहा था, जिसकी कहानी भी मैं आपको इंट्रो में सुना चुका हूं। मगर जेल में उमर शेख का सिर्फ यही एक किस्सा मशहूर नहीं है, और भी किस्से मशहूर हैं। सुनते हैं। उसने तफ्तीश करने वाले एक ऑफिसर को मुक्का मार दिया था। हमारी पुलिस इस तरह के मुजरिमों से डील करने का कोई बहुत ख़ास तजर्बा नहीं रखती है। ये जो इत्तला सामने आई थी वो यही थी कि तफ्तीश का जब आगाज़ हुआ तो पुलिस ने वही रिवायती तरीके से उससे पूछगछ की कोशिश की, जिसमें क्या होता है कि 3rd डिग्री इस्तेमाल करने की कोशिश करना या गाली गुफ्तार या बदज़बानी करना अगर हो तो उस पर उसने रिएक्ट किया और उसने मतलब जो भी सामने तफ्तीश करने वाला बैठा था उसने पंच मारा। ये इत्तला सामने आई थी, अखबारात में भी ये ख़बरें आई थी।
तो उसके बाद फिर खैर जो हाई ऑफिशल्स को ये पता चल गया कि इससे तफ्तीश इस तरह से नहीं हो सकती। उसके लिए उन्होंने वही बात है कि उससे पूछगछ ज़रूर हुई, सख्ती से भी बासपुरस हुई, लेकिन रवैया जो था वो नहीं रखा गया कि जिस तरह जो एक आम मुजरिमों से जिस तरह या तफ्तीश के दौरान पुलिस रवैया इख्तियार करती है। एक और वाक़या ये बयान किया जाता है कि तहकीकात करने वाले ऑफिसर को उमर शेख ने हथकड़ियों से बंधे हुए ये धमकी दी थी कि कब कौन कहाँ से आकर तुम पे ख़ुदकुश हमला करेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब मेरी इन सवालात के हवाले से SSP फयाज़ ख़ान से बात हुई, मैंने उनसे तस्दीक चाहिए कि ये बातें बहुत ज़्यादा आम थी और ये हमने भी सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, लोग बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश करते हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि उसका तहकीकात के दौरान रवैया जो है वो बहुत सख्त होता था, ये बात थी। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि उसने जनरल मुशर्रफ को भी धमकियां दी थी। सज़ा सुनाई गई अदालत की जानिब से, तो इसने उस वक्त के जो सरकारी वकील थे उनको जाकर एक धमकी आमेज़ पैगाम दिया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाम, जो उस वक्त सदर थे, और उमर शेख ने कहा था कि देखते हैं कि पहले कौन दुनिया से जाता है, मैं या मुशर्रफ। और उसके बाद हुआ ये कि हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ पर कम से कम 3 हमले हुए। जब उसकी कराची सेंट्रल जेल मुंतकली हुई तो फिर मैं एक दिन वहाँ गया और उस वक्त मरहूम जो अमानुल्लाह नियाज़ी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे, मैंने जब उनसे इब्तदाई तौर से कहा कि मुझे उसका इंटरव्यू करना है तो वो परेशान हो गए और उन्होंने कहा यार ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ताल्लुकात मरासिम ऐसे थे कि मैंने बहुत फ़ोर्स किया तो वो तैयार हो गए और फिर तय पाया कि मैं शाम के औकात में, नहीं जब जेल बंद हो जाती है तो मैं जेल आऊँगा। तो मैं टेप रिकॉर्डर रख के लेके गया, फिर मैंने वहाँ बात की, इब्तदाई तबादले के बाद मैंने इंटरव्यू की बात की तो उसने मुस्कुराकर अमानुल्लाह नियाज़ी की तरफ देखा और ये कहा कि आप मुश्किल में आ जाएंगे, मैं तो इंटरव्यू चले दे ही दूँगा। खैर वो जितनी गुफ्तगू होती रही, मैंने रिकॉर्ड की सारी। सुबह तकरीबन दोपहर 12 बजे अगले दिन मेरे पास अमानुल्लाह नियाज़ी का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो इंटरव्यू चलाना मत। मैंने क्यों, क्या हो गया? तो उसने कहा कि बहुत मसला बन गया है। डैनियल पेarl केस में तफ्तीशकारों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, मगर ये केस अदालत में इंतहाई कमजोर था। जिन गवाहों की बेसाखियों पर केस खड़ा था, अदालत में वही गवाह झूठे करार पाए। उनमें से कई लोग जो है बरी हो चुके हैं और जुर्म साबित नहीं हुआ, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ नाक़िस प्रोसिक्यूशन है, पेचीदा अदालती निज़ाम है, शवाहिद नज़रअंदाज होते हैं। उस वक्त यानी 2002 में तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उमर शेख को सजाए मौत सुना दी थी, मगर 18 साल बाद यानी 2 अप्रैल 2020 को सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत खत्म करके उमर शेख को अगवा के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन था उमर शेख। नहीं समझे तो पोगो लगा लें।